हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि मौसम और जलवायु क्या होते हैं, किस तरह से तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग इन मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करते हैं। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि जलवायु के अनुरूप जंतुओं में किस तरह से अनुकूलन विकसित होते हैं, किस तरह से जंतु अत्यधिक चरम स्थितियों में भी आसानी से जीवन यापन कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों कि मौसम किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि जो घटक होते हैं, इनके संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान के मौसम का निर्धारण करती है। उसे हम क्या कह रहे हैं, मौसम कह रहे हैं। यानी कि ये सभी घटक मिलकर क्या करते हैं, मौसम का निर्धारण करते हैं। दूसरा प्रश्न था कि अधिकतम न्यूनतम तापमान मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम दिन का तापमान नोट करते हैं तो उसमें हम दिन का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान की बात करते हैं। तो यह तापमान किसके द्वारा नोट किया जाता है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा। चलिए बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों जलवायु और अनुकूलन के बारे में। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जलवायु का जीवों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्थान पर जो जीव जंतु रहते हैं वो उस स्थान की जलवायु के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो क्या होगा कि ये जो जीव जंतु हैं ये उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण और लक्षण विकसित हो जाते हैं जो क्या करेंगे, उनको परिवेश के साथ में अनुकूलित होने में सहायता करते हैं। जैसे कि बच्चों, जो अत्यधिक सर्दी वाले जलवायु है या फिर बहुत गर्म जलवायु है, वहाँ पर रहने के लिए इन जंतुओं में विशेष गुण विकसित हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही 2 चरम जलवायु परिस्थिति वाले क्षेत्रों को समझेंगे। तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं बच्चों, एक है ध्रुवीय क्षेत्र और दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र आप सभी जानते हैं कौन से होते हैं, वे क्षेत्र जो ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। और पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके अंदर बच्चों कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र, ये सभी देश इन ध्रुवीय प्रदेशों में शामिल किए जाते हैं। जबकि अगर हम देखें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया आदि देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं जो इन क्षेत्रों की विशेषता होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है और यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों, जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ही चरम जलवायु पाई जाती है। ये जो क्षेत्र होते हैं ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर अत्यधिक सर्दी रहती है। बच्चों, जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है और बाकी के 6 महीने तक सूर्यास्त भी नहीं होता है। और सर्दियों के मौसम में तापमान अत्यधिक नीचे -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें इस सर्दी से बचने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। कौन कौन से जंतु हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और जो पेंगुइन है वो इन चरम स्थितियों के में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पोलर बियर है उसमें ऐसे कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो इन चरम स्थितियों में भी आसानी से जीवित रह पाता है। चित्र में देखिए, ये क्या है, ये है एक पोलर बियर। बच्चों, ये सफ़ेद रंग का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो त्वचा है उसके ऊपर बालों की एक सघन आवरण होता है जो क्या करता है, इसे अत्यधिक ठंडी से बचाए रखता है। यानी कि सर्द मौसम में भी क्या करेगा, इसे गर्म रखता है। और इसकी जो त्वचा है उसके नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है और ये वसा क्या होती है बच्चों, ये शीतरोधी होती है जो क्या करेगी, इसके शरीर को गर्म रखेगी। इसके अलावा इसके शरीर पर जो बाल हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं जिससे क्या होता है, ये बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से छिप जाता है। यानी कि दूर से ये परभक्षी और शिकारियों को दिखाई नहीं देता है और इसकी सुरक्षा होती रहती है। इसके अलावा इसकी जो सूंघने की शक्ति होती है ये भी बहुत तीव्र होती है। यानी कि हल्की सी स्मेल का भी इसको पता चल जाता है जिसकी सहायता से ये अपने शिकार को ढूंढ सकता है और
पकड़कर उसका शिकार आसानी से कर सकता है। इसके जो नाखून होते हैं ये मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं, जिनकी सहायता से ये बर्फ पर आसानी से चल पाता है। तो इस तरह से इसमें ऐसे बहुत सारे अनुकूलन होते हैं जो इसे इस अत्यधिक सर्दी में भी जीवित रहने में सहायता करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जब इसके शरीर पर बहुत बालों का घना आवरण है तो इसका शरीर हमेशा गर्म रहता है। तो जब थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आता है तो उस समय इस ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये, इसके लिए समुद्री जल में तैरते रहते हैं और इसीलिए अच्छे तैराक होते हैं। बच्चों, ये जो ध्रुवीय भालू है इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो क्या करेंगे, अच्छी तरह से इन्हें तैरने में सहायता करते हैं और इनकी सहायता से ये बर्फ पर भी आसानी से चल पाते हैं। ये जो ध्रुवीय भालू है ये लंबे समय तक अपने नथुनों को बंद करके पानी में रह सकता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक जब ये पानी के अंदर रहेगा तो क्या होगा, इसके शरीर को ठंडक मिलती है, शीतलता इसे मिलती है। तो इसीलिए गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, ज़्यादातर ये समुद्री जल में तैरते हुए पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये हो गए इस ध्रुवीय भालू में अनुकूलन। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे जंतु की, कौन सा है, पेंगुइन के अंदर कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये पेंगुइन भी सफ़ेद रंग की होती है और इसके ऊपर भी बालों का सघन आवरण पाया जाता है। इसके शरीर में भी क्या होती है, मोटी त्वचा होती है और अत्यधिक वसा होती है जो क्या होगी, शीतरोधी होगी और अत्यधिक सर्दी में इनका बचाव करती है। ये जो पेंगुइन होती है ये भी अच्छी तैराक होती है और इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है, यानी कि नौकाकार होता है, जिसकी सहायता से ये पानी में आसानी से तैर पाते हैं। और जो इनके पंजे होते हैं, पैर जो होते हैं, उनमें इस तरह का जाल बना होता है जिसकी सहायता से ये आसानी से तैर भी पाती हैं और बर्फ़ पर आसानी से चल भी पाती हैं। बच्चों, ये जो पेंगुइन होती है ये अधिकतर इस तरह से झुंड में रहती है, जिससे क्या होता है, इनके शरीर को उष्णता मिलती रहती है। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम किसी ऐसे कमरे में हैं जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति हैं तो हमें वहाँ पर गर्मी का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। लेकिन यदि मान लीजिए उस कमरे में 50 या 100 व्यक्ति बैठे हैं तो वहाँ पर हमें गर्मी का अनुभव ज़्यादा होता है, यानी कि क्या हो रहा है, वहाँ पर हमें एक दूसरे के शरीर से उष्णता मिलती है। तो इसी तरह से जब ये पेंगुइन इस तरह से झुंड में रहती है तो इनके शरीर को उष्णता मिलती है, तो ठंड से इनका बचाव हो जाता है। इसके अलावा जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, वेल और बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ की जलवायु कैसी है, बहुत ही ठंड वाली है। तो जो मछलियाँ होती है ये लंबे समय तक भी सर्दी में जीवित रह पाती है, लेकिन जो पक्षी हैं उन्हें अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। तो जब यहाँ पर सर्दियों का मौसम आता है तो ये पक्षी क्या करते हैं, ये इस अत्यधिक ठंड से बचने के लिए अपेक्षाकृत गर्म स्थानों की ओर यात्रा करते हैं और यह यात्रा प्रवास कहलाती है, यानी कि लंबी दूरी तय करके ये अपेक्षाकृत गर्म स्थानों की ओर पहुंचते हैं। और फिर क्या होगा, जब वहां पर वापस से सर्दियों का मौसम समाप्त हो जाएगा तो ये पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। तो बच्चों, जो साइबेरियन क्रेन होती है ये साइबेरिया से लंबी दूरी का प्रवास तय करके राजस्थान के अंदर भरतपुर में और हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर स्थानों पर आती है। चित्र में देखिए बच्चों, इस तरह की जो साइबेरियन क्रेन होती है तो जब वहाँ पर अत्यधिक ठंडा मौसम होगा तो क्या करेंगी, ये प्रवास करके राजस्थान के अंदर ये आती है और जब पुनः गर्मियों का मौसम आता है तो वापस ये अपने स्थान पर लौट जाती है। तो इस तरह का अनुकूलन इन ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में पाया जाता है। चलिए आगे अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र की, कौन सा है बच्चों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं बच्चों ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित क्षेत्र होते हैं और क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ की जलवायु जो होती है वो गर्म होती है। बच्चों, जब सर्दियों का मौसम आता है तब भी यहाँ पर तापमान अत्यधिक कम नहीं होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है और गर्मियों के अंदर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी है बच्चों, यहाँ की जलवायु गर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है और इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों की विशेषता क्या होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वर्षा प्रचुर मात्रा में हो रही है तो वन भी कैसे होंगे, यहाँ पर अधिक संख्या में होते हैं। तो बच्चों, भारत के अंदर पश्चिमी घाटों और असम के अंदर ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब ये जो वर्षावन है यहाँ पर भी अनेक प्रकार के जंतु रहते हैं, जैसे कि बंदर, कपी, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प और बहुत सारे पक्षी और कीट भी इन वनों में रहते हैं।
तो इनके अंदर भी विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से अनुकूलन होते हैं उनको समझते हैं। तो बच्चों, जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जलवायु कैसी है, गर्म और आर्द्र होती है। तो इस आर्द्र जलवायु में रहने के लिए इन जंतुओं में अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात और समझ में आ गई है कि जब यहाँ पर वर्षा वन है, यानी कि वनों की प्रचुरता है, तो जीव जंतुओं की संख्या भी यहाँ पर अधिक होती है। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। बच्चों, इसे ऐसे समझे हम कि यदि मान लीजिए एक रोटी को खाने वाले 2 या 3 व्यक्ति हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा कम होगी, लेकिन एक रोटी को खाने वाले 10 या 15 व्यक्ति हैं तो उनमें क्या होगा, परस्पर लड़ाई झगड़ा होगा, सघन प्रतिस्पर्धा उनमें होगी। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्षा जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है और इसीलिए वनों की यहाँ पर अधिकता है, तो जीव जंतु भी कैसे होंगे, अधिक संख्या में होंगे और इसीलिए उनमें रहने के स्थान के लिए और भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। अब इनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जंतु जैसे कि लाल नेत्रों वाला मेंढक है या बंदर है, ये वृक्षों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी कि वृक्षों से ये अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह से चित्र में देखिए बच्चों, जो लाल नेत्रों वाला मेंढक होता है, इसके जो पैरों के तलवे होते हैं ये चिपचिपे होते हैं, जिनकी सहायता से ये आसानी से वृक्षों पर चढ़ पाता है। इसी के साथ साथ जो बंदर होते हैं, इनकी पूंछ लंबी होती है और शाखाओं को ये आसानी से पकड़ पाते हैं और इनके जो हाथ पैर होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं, इन शाखाओं को, वृक्षों को जो शाखा है उन्हें आसानी से थामे रहते हैं और क्योंकि वृक्षों पर ये चढ़ते हैं तो ये वहाँ से नीचे नहीं गिरते हैं, मजबूती से ये उनको पकड़ पाते हैं। इसके अलावा बच्चों, एक जो टूकर नामक पक्षी होता है, उसकी चोंच जो होती है वो इस तरह से लंबी और बड़ी होती है, जिसकी सहायता से ये क्या करता है कि जो फल दूरी पर हैं या फिर ऐसी टहनियों पर लगे हुए हैं जो इस पक्षी का वजन नहीं सह पाती है, तो उनको ये दूर से भी आसानी से खा लेता है। कैसी होती है इसकी चोंच, लंबी और बड़ी होती है। तो ये भी क्या है, इसमें एक प्रकार का अनुकूलन है। बच्चों, जो भी जीव जंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि इनकी जो सुनने की संवेदनशील शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा इनकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है, मोटी त्वचा होती है और इनमें ऐसे वर्ण की त्वचा पाई जाती है जो क्या करती है, छद्मावरण कर पाती है, यानी कि जो आसपास का क्षेत्र है उसके साथ में मिलकर ये उसी रंग के दिखाई देते हैं। यदि मान लीजिए कोई कीट हरी पत्तियों पर रह रहा है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसकी त्वचा का रंग भी हरा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि दूर से वो परभक्षियों को या शिकारियों को दिखाई नहीं देता है। तो इस छद्मावरण के द्वारा इनकी परभक्षियों से सुरक्षा हो पाती है। क्योंकि यहाँ पर सघन प्रतिस्पर्धा है, तो यदि मान लीजिए ये जो कीट हैं या पक्षी हैं दूर से दिखाई दे जाएंगे तो शिकारी इनका शिकार कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर छद्मावरण पाया जाता है, यानी कि इनकी त्वचा का रंग वैसा ही हो जाता है जिस स्थान पर ये रह रहे हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि में ये आसानी से छिप जाते हैं और दूर से दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा जो बिलाव परिवार के जंतु जैसे कि शेर और चीता होते हैं, इनके अंदर मोटी त्वचा पाई जाती है और इनकी भी सुनने की शक्ति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। तो ये भी क्या है, इनके अनुकूलन है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों दाढ़ी वाला ऐप, क्या कहते हैं इसे, लॉयन टेल्ड लंगूर। ये मिलता है पश्चिमी घाट के वनों में, इस तरह का होता है बच्चों ये। अब इसे हम दाढ़ी वाला ऐप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके चेहरे के चारों ओर बालों का सघन आवरण पाया जाता है। इस तरह चांदी जैसी अयाल जो होती है वो इसके चेहरे के चारों ओर पाई जाती है। इसके जो सिर है उसके चारों ओर गालों और जो चिबुक यानी कि ठोड़ी है उसके चारों ओर क्या पाए जाएंगे, सफेद रंग के बाल पाए जाते हैं। ये जो बंदर होता है ये वृक्षों पर निवास करता है और वृक्ष से प्राप्त उत्पाद, फल, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां खाता है। इसी के साथ साथ वृक्ष की छाल में जो छोटे छोटे कीट रहते हैं उनका भी भक्षण करता है। क्योंकि इसकी पोषण का सारी व्यवस्था वृक्ष पर ही हो जाती है, तो इसीलिए कभी कभार ये जमीन पर आते हैं, अपना अधिकांश समय ही वृक्षों पर ही व्यतीत करते हैं। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले हाथी की। तो हाथी भी क्या हो रहा है, इन वनों में पाया जाता है। बच्चों, हाथी की जो सूंड होती है वो कैसी होती है, इस तरह की लंबी होती है, जिससे क्या होगा, इसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ही तीव्र हो जाती है और इस सूंड का उपयोग ये अपने भोजन को उठाने में और वस्तुओं को पकड़ने के लिए भी करता है। हाथी के कान कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ही बड़े और लंबे होते हैं, जिससे क्या होगा कि इनकी सुनने की जो शक्ति है बहुत ही संवेदनशील होती है। हल्की सी ध्वनि भी इन्हें आसानी से सुनाई दे जाती है। इसके अलावा बच्चों, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इनकी जलवायु कैसी होती है, गर्म और आर्द्र होती है। तो ये कान जो हैं हाथी के
ये इसके शरीर को ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि इन वनों में गर्म जलवायु है, गर्मी अधिक होती है। तो जब हाथी को गर्मी लगती है तो हाथी के कान क्या करते हैं, उसे उसके शरीर को ठंडा करने में सहायता करते हैं। तो ये भी क्या है, इसमें एक प्रकार का अनुकूलन है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।